तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इस नाते इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जबकि जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इस नाते इनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। इनके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स बाय द प्रोसेस विच प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इनके अलावा हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स एज फूड्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन्स एंड मोस्ट एनिमल्स। हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरीके से ह्यूमन्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए फूड के लिए एक गिफ्ट हैं। इनफैक्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन्स in form of cereals, vegetable, spices and fruits, animals and produces milk, egg, meat etc. which also supplements our food requirements। हम देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो फूड के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट का यूज़ करते हैं, जैसे रूट है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। इनके अलावा जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कुछ एनिमल्स को भी एज अ फूड रिक्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क, एग, मीट्स वगैरह भी पूरी तरीके से लोग यूज़ करते हैं, जिससे अपनी जो फूड की सप्लीमेंट्स होती है वो पूरी तरीके से पूरी हो जाती है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग्स। इस चैप्टर में अब हम चैप्टर पे आएंगे, उसमें है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। उनमें हम देखेंगे कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये दोनों क्या चीज़ें हैं। हम देखते हैं विद 1.4 बिलियन पीपल ऑफ आवर कंट्री रैंक्स सेकेंड्स इन द पॉपुलेशन ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट बाय द ईयर 2020 India population is 1.343 billion. To feed such huge population will require at least 241 million tons of grain production per annum। जैसा हम जानते हैं कि जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन पूरी तरीके से निरंतर रूप से बढ़ रही है। आज की डेट में लगभग इसकी पॉपुलेशन 134 बिलियन के आसपास है। इससे हम जानते हैं कि चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सेकंड रैंक पर आती है, इस नाते सारे पीपल्स को फूड की सप्लाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस नाते ज़रूरी है कि जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हो वो पूरी तरीके से अच्छे से हो पाए। इसके लिए हम देखते हैं कम से कम एटलीस्ट 241 मिलियन टन्स फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट्स होती है पर एनम। इनके अलावा हम देखते हैं ये भी नेसेसरी है, ज़रूरी है कि जो फूड की प्रोडक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से इंक्रीज़ किया जाए, प्लांट्स और एनिमल्स के रूप में भी। इवन इन पास्ट मीट डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग इंडियन पॉपुलेशन, आवर साइंटिस्ट सच एज स्वामीनाथन कुरियन adapted method to increase food production. This resulted a variety of revolution which helped India become self-reliant। इनके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी कुरियन, इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस अपनाए हैं जिससे जो फूड की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। और इन लोगों ने डिफरेंट तरीके की रिवोल्यूशन की है जिससे जो फूड की सप्लीमेंट्स है वो पूरी तरीके से बढ़ जाए, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। दीज रिवोल्यूशन इंक्लूड ग्रीन रिवोल्यूशन। एक है ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो फूड की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। एक है ब्लू रिवोल्यूशन जिसमें है जो फिश की प्रोडक्टिविटी वो पूरी तरीके से बढ़ाई जाए। तीसरी है वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन का मतलब है कि पूरी तरीके से मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। एक है येलो रिवोल्यूशन जिसमें है पूरी तरीके से जो आयल है, आयल की भी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से इंक्रीज़ की जाए। आवर साइंटिस्ट आर कंटिन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज पल्स प्रोडक्शन
दैट इज़ स्प्रेड्स ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। इनके अलावा अपने जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट ने पूरी तरीके से ऐसा प्रयास किया है कि जो पल्सेस की भी इंक्रीजमेंट पूरी तरीके से हो जाए, जिससे अपने कंट्री में जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो भी हो। दैट मीन्स जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो एक ऐसी रेवोल्यूशन है जिसमें पल्सेस को इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो हम लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से अपने देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस नाते इस बढ़ते पॉपुलेशन में ये ज़रूरी है कि फूड की रिक्वायरमेंट सबकी हो जाए। इस नाते बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरीके से जो अपनी यील्डिंग है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो पूरी तरीके से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। Sustainable agriculture can be defined as the adaptation various farming and production management techniques to maximize agriculture yield. Implements such as practice would help in conserving natural resources, maintaining environment balance, and कोपिंग विथ चेंजिंग ह्यूमन नीड्स। इस तरीके से हम देखेंगे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम पूरी तरीके से अपनी हाई प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्शन मैनेजमेंट करें, जिससे कुछ ऐसी टेक्निक या प्रैक्टिसेस अपनाएं जिससे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्डिंग है, वो मैक्सिमाइज हो सके। दैट मीन्स कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स हम अपनाएं जिस साइंटिफिक टेक्निक्स के द्वारा अपनी जो यील्डिंग है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, वो हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इनके अलावा हम देखेंगे कोई भी पूरी तरीके से यील्डिंग को अगर इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए डिफरेंट तरीके की मेथड हमें अपनानी पड़ेगी। फर्स्ट है कि जो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमें कंजर्व करना पड़ेगा, अपनी जो इन्वायरमेंट हो वो पूरी तरीके से बैलेंस हो। इनके अलावा ह्यूमन नीड्स जो है उसकी सप्लाई पूरी तरीके से बराबर हो। इस तरीके से हम देखेंगे जो अपनी अगर अर्थ पे हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करना है तो उसके लिए फूड की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी है, और इनके लिए हमें डिफरेंट तरीके के रिलेटेड प्रोसेस जो हैं कि इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से क्लीन रखना होगा, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। ये सारी प्रोसेस हमें पूरी तरीके से अपनानी पड़ेगी। इनके अलावा हम देखेंगे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिलेटेड प्रोसेस आते हैं, वो है पूरी तरीके से कि हमें मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनानी चाहिए, इंटर क्रॉपिंग करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड क्रॉप फार्मिंग मेथड्स अपनानी चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पूरी तरीके से आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात आती है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के बाद बारे में हम देखेंगे इम्प्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद अदर फॉर्म्स कल्चर सच एज पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव स्टॉक्स प्रोडक्शन एक्सेट्रा। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जब हम एग्रीकल्चर के साथ में, दैट मीन्स खेती के साथ में दूसरी मेथड्स भी अपनाएं, जिससे अपनी जो इनकम है वो भी पूरी तरीके से बढ़ सके, और इनके अलावा फूड की रिक्वायरमेंट्स है उसकी भरपाई हो जाए। दैट मीन्स जब हम कृषि के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को भी अपनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे जो अपनी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से हमें क्या एडवांटेज मिलती है। तो उसके लिए हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एन प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट्स। हम देखते हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। उसके लिए फर्स्ट होता है कि अचीव द इंटीग्रेशन नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल एंड कंट्रोल। अगर हम पूरी तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाते हैं तो इससे पूरी तरीके से अपनी जो बायोलॉजिकल साइकिल्स होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और कंट्रोल्ड होता है। सेकंड आती है प्रोटेक्ट एंड रिन्यूज़
प्रोटेक्ट एंड रिन्यू सॉइल फर्टिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट। हम देखते हैं अगर इस तरीके के प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं तो अपनी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो पूरी तरीके से रिन्यू होती रहती है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज भी रिन्यू होते रहते हैं। ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट एंड यूज़ द फार्म रिसोर्सेज। इनके अलावा हमारी जो मैनेजमेंट होती है ऑप्टिमाइज करती है और अपनी जो रिसोर्सेज है उनको हम अपने फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। रिड्यूसेस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड परचेज्ड प्रोडक्शन इनपुट्स। अगर हम ये सारी मेथड्स अपनाते हैं दैट मीन्स मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशंस वगैरह अपनाते हैं तो इससे जो अपनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो पाता है। प्रोवाइड्स एन एडुकेट एंड डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम्स। और अगर ये सारी चीज़ हम करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो पर्याप्त मात्रा में होती है और उसकी जो इनकम्स होती है वो पूरी तरीके से डिपेंडेबल्स होती है। प्रमोट अपॉर्चुनिटी इन फैमिली फार्मिंग एंड फार्म कम्युनिटीज़। और अगर हम पूरी तरीके से प्रोडक्टिविटी या फिर फार्मिंग करते हैं तो इससे जो लोकल फैमिली है या फिर एक जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है उनको पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, दैट मीन्स काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट्स भी मिल जाता है। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जिसमें हम पूरी तरीके से अपनी खेती तो करें लेकिन इसके साथ में इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं। दैट मीन्स ये एक ऐसी फार्मिंग्स होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ओनली डिपेंड्स ऑन बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड। दैट मीन्स जिनमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। दैट मीन्स द फार्मिंग विच हैव नॉट बीन पॉल्यूटेड विद द यूज ऑफ मैन्योर्स। ठीक है, मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड्स। इनके अलावा हम देखते हैं इनमें पूरी तरीके से जो डिफरेंस तरीके की केमिकल फर्टिलाइज़र्स होती है उनको हम ना यूज़ करते हुए बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनके अलावा देखेंगे कि पूरी तरीके से एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं तो इसके एडवांटेज क्या है, तो ये पूरी तरीके से पॉल्यूशंस को रोकता है। इनके अलावा अपने इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूट होने से बचाता है। फार्म वेस्ट रिसाइकल, जो डिफरेंट तरीके की वेस्ट होती है वो रिसाइकल हो जाती है। जो फूड होती है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा पूरी तरीके से उगाई जाती है जिसमें पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होती है वो सॉइल को हेल्दी रखती है। ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से इंसेक्ट और बीट्स वगैरह को चेक करता रहता है। और नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक्स।